नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GS पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सभी एग्ज़ाम का निचोड़ बायोलॉजी के सर्वश्रेष्ठ 100 प्रश्न को। दोस्तों सभी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर साथियों आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो साथियों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि साथियों किसी भी एग्ज़ाम में बायोलॉजी का वेटेज सबसे अधिक रहता है। इसमें साथियों 100 प्रश्न है। वीडियो के अंत में साथियों आप बता सकते हैं इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही उत्तर दे पाए। तो चलिए साथियों आज के इस बायोलॉजी के प्रश्न को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता साथियों, आनुवांशिकता शब्द किसने गढ़ा है? मॉर्गन, मेंडल, बेटसन और जोहानसन दिया गया है। तो इसका उत्तर होगा बेटसन हो जाएगा। आनुवांशिकता शब्द गढ़ा है। अगर दोस्तों जोहानसन का बात किया जाए तो जीन का खोज किसने किया था? जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने जीन का खोज किया था। और दोस्तों जीन को कौन वैज्ञानिक ने कारक कहा था? तो मेंडल ने साथियों याद रखिएगा कारक नाम दिया था जीन को। दोस्तों मेंडल को आनुवांशिकता का जनक बोला जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। मेंडल साहब ने साथियों अपना प्रयोग सबसे पहले किस पौधा पर किया था? तो मटर के पौधा पर अपना प्रयोग किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता है किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? किसके द्वारा कहा गया? तो बेटसन के द्वारा कहा गया। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। साथियों मेंडल साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में हुआ था मेंडल साहब का जन्म, जिसका राजधानी कहाँ है? तो वियना है दोस्तों। ऑस्ट्रिया देश की राजधानी वियना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक है। आनुवांशिकी का जनक कौन वैज्ञानिक को बोला जाता है? रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डिब्रिज, कहता है ग्रेगर मेंडल। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिकी का जनक बोला जाता है। साथियों ग्रेगर मेंडल साहब ने अपना प्रयोग मटर के पौधा पर किया था। कौन पौधा पर? मटर के पौधा पर अपना प्रयोग किया था। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों रॉबर्ट हुक का बात किया जाए तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया। कितने ईस्वी में दोस्तों कोशिका का खोज किया रॉबर्ट हुक ने? तो 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने दोस्तों जिस कोशिका का खोज किया था वह मृत कोशिका थी। अगर दोस्तों प्रकृति चयन का सिद्धांत किसने दिया पूछा जाए तो आप बोलिएगा चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया? तो ह्यूगो डिब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न कहता है आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है DNA, RNA, कहता क्रोमोसोम और राइबोसोम दिया गया है। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी के साथ क्रोमोसोम हो जाएगा। अगर दोस्तों DNA का बात किया जाए तो DNA का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। यह द्विकुंडलित संरचना होता है DNA। दोस्तों अगर RNA का बात किया जाए तो RNA दोस्तों याद रखिएगा इसका पूरा नाम क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है RNA का पूरा नाम। राइबोसोम दोस्तों इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है तो राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथी ये रहा। प्रश्न कहता है जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहता है किसके द्वारा किया गया? तो जोहानसन के द्वारा किया गया। ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता है वंशागति की इकाई है। वंशागति की दोस्तों इकाई आपसे पूछा जा रहा है तो जीन होता है। दोस्तों DNA के छोटे छोटे खंड को क्या बोला जाता है? तो जीन बोला जाता है। DNA के छोटे छोटे खंड को याद रख क्या बोला जाता है? जीन बोला जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है
बारबेरा मैक्लिंटॉक कहता किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? मटर, मक्का, गेहूं और चावल दिया गया है। यह दोस्तों मक्का हो जाएगा इसका उत्तर। मक्का पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों अगर मटर का बात किया जाए और गेहूं का बात किया जाए, ये दोनों साथियों रबी फसल के अंतर्गत आता है। और मक्का और चावल का बात किया जाए साथियों, ये आता है आपको खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। चना दोस्तों किस फसल के अंतर्गत आता है? और सरसों, तो चना सरसों भी बोलिएगा रबी फसल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न कहता है ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है? कोशिका सिद्धांत, उत्परिवर्तन सिद्धांत, आनुवांशिकता के नियम, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ आनुवांशिकता के नियम हो जाएगा। दोस्तों अगर कोशिका सिद्धांत का बात किया जाए तो याद रखिएगा स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत। किसने दिया दोस्तों? तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था कोशिका सिद्धांत। 1838 से 39 में दिया गया, याद रखिएगा। दोस्तों उत्परिवर्तन का सिद्धांत का अगर बात किया जाए तो ह्यूगो डिब्रीज हो जाता है उत्परिवर्तन के सिद्धांत के बारे में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? नई दिल्ली, इलाहाबाद, करनाल और बेंगलुरु दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ बेंगलुरु हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए बगीचों वाला शहर किसे कहा जाता है, तो बगीचों का शहर दोस्तों बोला जाता है किसको? तो बेंगलुरु को बोला जाता है बगीचों का शहर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 जून के दिन। ऑप्शन हो जाएगा सी आपका उत्तर। दोस्तों अगर बात किया जाए 7 अप्रैल के दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कब? तो 7 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? 1973, 1972, 1980 और 1974 कहता है। साथियों इसका सही उत्तर लॉक कर दीजिए ऑप्शन डी के साथ 1974 में मनाया गया था प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस अगर पूछा जाए तो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। कैसा होता है दोस्तों? हमेशा सीधा होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। हमेशा क्या होता है दोस्तों? तो हमेशा होता है सीधा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है। कौन होता है? तो हो जाएगा सौर ऊर्जा। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी इस प्रश्न का उत्तर। कार्बन का बात किया जाए साथियों तो कार्बन होता है अधातु। अधातु याद रखिए कार्बन होता है। कार्बन का प्रतीक दोस्तों सी होता है और परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 6 होता है। कार्बन का दोस्तों संयोजकता अगर पूछा जाए तो सबसे अधिक इसी का संयोजकता होता है। कितना होता है? तो 4 होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो बेनेट द्वारा किया गया। ऑप्शन दोस्तों बी में दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को कहते हैं। क्या बोला जाता है इसको? तो एंडोक्राइनोलॉजी बोला जाता है। तो एंडोक्राइनोलॉजी दोस्तों ऑप्शन हो गया बी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है उस विज्ञान को जो आनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है कहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है। यूजेनिक्स कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है
कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है? दोस्तों, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? इंटेमोलॉजी कहलाती है। ऑप्शन हो गया ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथी ये रहा। प्रश्न का था मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? इस 4 विकल्प में से दोस्तों एक विकल्प को लॉक कीजिए, तो विकल्प सी को लॉक कर दीजिए, हो जाएगा आपको इक्थियोलॉजी हो जाएगा इसका साथियों सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता है जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। क्या दोस्तों यह कहलाता है? यह कहलाता मार्फोलॉजी। ऑप्शन दोस्तों सी में दिया गया है इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है? पारिस्थितिकी बोला जाता है इन्हें। ऑप्शन ए में दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखिए कहता है मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत दोस्तों मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है? मायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है मांसपेशियों का अध्ययन। साथियों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 25 कहता है जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी कहलाता है अगर जनसंख्या का अध्ययन आपसे पूछा जाए तो। अगला प्रश्न साथी कहता है प्रश्न कहता है विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? किसके द्वारा दोस्तों किया गया था? तो डार्विन के द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। साथियों अगर अरस्तु का बात किया जाए तो इन्हें जीव विज्ञान का जनक बोला जाता है। अरस्तु को दोस्तों क्या बोला जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक बोला जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? मेंडल, कॉरेंस, मूलर और बेटसन दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी के साथ लॉक कर दीजिए। बेटसन हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक आपसे पूछा जा रहा है तो लिस्टर हो जाएगा दोस्तों। कौन हो जाएगा? लिस्टर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता है लुई पास्चर ने किसकी खोज की? लुई पास्चर के द्वारा दोस्तों किसका खोज किया गया? तो रेबीज रोधी टीका का खोज किया गया लुई पास्चर के द्वारा। दोस्तों पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1928 में इसका खोज किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अगर दोस्तों इंसुलिन का बात किया जाए तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। इसके कमी के कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है। देखिए अगला प्रश्न साथी। अगला प्रश्न कहता है प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? प्रथम एंटीबायोटिक का खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया? तो ए फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। कहता पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों अभी तुरंत बताए। पेनिसिलिन का खोज किसके द्वारा किया गया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। कब दोस्तों इसका खोज किया गया? तो इसका खोज किया गया 1928 में पेनिसिलिन का खोज किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? मानव शरीर में कोशिका का खोज किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। कब किया गया साथियों? 1665 में किया गया
कोशिका का खोज किसके द्वारा? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? कौन वैज्ञानिक ने खोज किया था कि मलेरिया साथियों मच्छरों द्वारा होता है? तो इसका खोज किया था रोनाल्ड रॉस ने। दोस्तों मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल के दिन। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है मलेरिया दिवस के रूप में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किया था? किसके द्वारा इसका आविष्कार किया गया? तो हेंसेन ने साथियों इसका आविष्कार किया। दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? तो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है रक्त समूह का आविष्कारक है। दोस्तों रक्त समूह का खोज किसके द्वारा किया गया? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। साथियों ऑप्शन ए में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। लेड स्टीनर ने किया था कितने ईस्वी में? तो 1900 ईस्वी में दोस्तों खोज किया गया रक्त समूह का। रक्त समूह के दोस्तों 4 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा ए, बी, ओ और ए बी 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं, जिसमें साथी ओ को बोला जाता है सर्वदाता और ए बी को बोला जाता है सर्वग्राही रक्त समूह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था। साथियों इंसुलिन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो साथियों याद रखिएगा वेंटिंग और वेस्ट ने किया था इसका खोज। तो एम्फजी वेंटिंग हो जाएगा। ऑप्शन हो गया ए। दोस्तों इंसुलिन का खोज किया गया 1921 में इंसुलिन का खोज किया गया था वेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा। दोस्तों स्लाइडेन और स्वान का बात किया जाए तो इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है। साथियों फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? तो पलूड़ा कहलाता है फेफड़ों को ढकने वाला आवरण, अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता दांत का शिखर किसका बना होता है? दांत का शिखर दोस्तों किसका बना होता है? यह बना होता है आपको एनामिल का। किसका बना होता है? एनामिल का। यह सबसे कठोर होता है साथियों। क्या होता है? सबसे कठोर होता है एनामिल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है नाभि रज्जु है। साथियों नाभि रज्जु आपसे पूछा जा रहा है। प्रौढ़ संयोजी ऊतक है नाभि रज्जु का अगर बात किया जाए तो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कहता प्राणियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संयोजी ऊतक में वसा संग्रहित होती है? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो एडिपोसाइट हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न साथी कहता है किस ऊतक के नख, खूर और सींग बने होते हैं? कौन ऊतक के बना होता है? तो यह बना होता है केराटिन ऊतक के बना होता है नख, खूर और सींग। दोस्तों बाल में भी साथी यही प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है RH कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया? कौन जानवर से RH कारक ने अपना यह नाम लिया था? तो यह लिया दोस्तों बंदर से। किससे लिया? तो बंदर से लिया गया यह नाम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? कंकाल, तंत्रिका, संयोजी और जनन दिया गया है। इसका सही उत्तर तंत्रिका ऊतक हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों बी। दोस्तों मानव शरीर का सबसे अगर लंबा कोशिका पूछा जाए किसकी होती है? तो तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन की होती है। दोस्तों रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है? तो रक्त साथियों संयोजी ऊतक होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं साथी। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 60%, 70%, 80%, 90%। तो दोस्तों 90% प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता रक्त एक प्रकार का उपकला ऊतक है, पेशी ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है, संयोजी ऊतक है। तो साथियों संयोजी ऊतक हो जाएगा रक्त एक प्रकार का। रक्त में दोस्तों कौन धातु पाया जाता है? तो रक्त में पाया जाता है लोहा धातु। इसको भी साथियों याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में यह प्रश्न भी पूछा जाता है। कहता उपास्थि निम्नलिखित में से कहता किसमें नहीं पाया जाता है? इनमें से किसमें दोस्तों उपास्थि नहीं पाया जाता है? मूत्राशय में नहीं पाया जाता है अगर उपास्थि का बात किया जाए तो। देखिए अगला प्रश्न साथियों ये रहा। प्रश्न कहता जीन का वर्तमान नाम देने वाला वैज्ञानिक है, उस वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है। तो जोहानसन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा साथियों डी इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए। क्या होता है साथियों? डीएनए होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है प्रयोगशाला में प्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। किसने किया था दोस्तों? तो इसका संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न कहता डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? दोस्तों डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया वाटसन व क्रिक के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कहता वंशानुगत विशेषताएं मुख्य रूप से माता पिता से बच्चों में पहुंचती है, जो मुख्यतः कहता के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से होता है? तो जीन के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? जीन के माध्यम से होता है। कहता है अगला प्रश्न देखिए साथियों। कहता है किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती है? किसके कारण नहीं होता है? यह हो जाएगा आपको वातावरण की विभिन्नता के कारण और आनुवंशिक विभिन्नता के कारण। कथा उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं दिया गया है। तो उपर्युक्त साथियों दोनों हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब सी के साथ। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को दोस्तों किस श्रेणी में रखा जाता है? तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत इन्हें रखा जाता है। अगर एनिलिडा का बात किया जाए साथियों तो इसके अंतर्गत किसको रखा जाता है? तो केचुआ को रखा जाता है साथियों। केचुआ जोक नेरिस बोलिएगा, इसी के अंतर्गत रखा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न कहता दोस्तों निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है? पैरामीशियम, यूग्लिना, कथा ट्रिप्नोसोमा और अमीबा दिया गया है। तो अमीबा की आकृति एक समान नहीं होता है, बदलते रहता है, याद रखिएगा। अमीबा दोस्तों एक कोशिकीय जीव होता है। क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। पैरामीशियम की आकृति दोस्तों चप्पल के समान होता है, याद रखिएगा, यह भी एक कोशिकीय होता है। यूग्लिना भी दोस्तों एक कोशिकीय होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता चप्पल की आकृति का जंतु है। साथी अभी तुरंत बताएं चप्पल की आकृति का जंतु आपसे पूछा जा रहा है, तब पैरामीशियम हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता अमीबा का प्रचलन अंग है। दोस्तों अमीबा का प्रचलन अंग का क्या नाम है? तो कुटपाद इसका प्रचलन अंग का नाम है अमीबा का। अमीबा दोस्तों एक कोशिकीय प्राणी होता है। कहता हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहता हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है? यूग्लिना को दोस्तों हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। साथ ही इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न कहता पौधा और जंतु के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है दोस्तों? तो जाना जाता है यूग्लिना को जाना जाता है। किसको? यूग्लिना को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 61 कहता है मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? आंत, गला, आमाशय और फेफड़ा दिया गया है। दोस्तों यह पाया जाता है आंत में। कहाँ पाया जाता है? आंत में पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता पेचिस या कहता अमीबोसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। इसके लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ हो जाएगा एंट अमीबा। क्या हो जाएगा? एंट अमीबा दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन है? तो प्लाज्मोडियम है। तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही जवाब, प्लाज्मोडियम हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। इस प्रोटोजोआ का क्या नाम है? लिस्मेनिया। लिस्मेनिया देखिए साथियों किस विकल्प में दिया गया है? विकल्प डी में दिया गया है। तो विकल्प डी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता है वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती है? क्यों कमज़ोर हो जाता है? किसके कमी के कारण? आयोडीन की कमी से, लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से और कोबाल्ट की कमी से। किसके कमी से? तो कैल्शियम की कमी से हो जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? अस्थि में दोस्तों कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। इसका उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए के साथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। अस्थियों एवं पेशियों को दोस्तों आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? तो टेंडन करता है। तो ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा, बी में दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए साथियों। प्रश्न कहता मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और इन्हें दोस्तों दूध के दांत बोला जाता है। ये जो 20 दांत होता है इन्हें दूध के दांत बोलते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहता किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में दोस्तों संपन्न होता है? छोटी आंत में संपन्न होता है। छोटी आंत दिया गया है ऑप्शन सी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता दोस्तों मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मनुष्य में दोस्तों पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो यह प्रारंभ होती है मुख से। कहाँ? तो मुख से दोस्तों यह प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है मुख में मंड यानी अस्टाच का कहता शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा दोस्तों इसका पाचन होता है? टाइलिन के द्वारा। टाइलिन दोस्तों आपको दिया गया ऑप्शन बी में। अगला प्रश्न कहता है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, यकृत है, पित्ताशय है, आंत है, कॉर्निया नहीं है। दोस्तों कॉर्निया याद रखिएगा यह आँख का हिस्सा है। और आँख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो कॉर्निया दान दिया जाता है। कॉर्निया में दोस्तों रक्त नहीं पाया जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ, कॉर्निया हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। उसका नाम दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है। तो नाम है एमाइलेज। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता है दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। कौन होता है दोस्तों? रेनिन होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता भोजन का एक प्रमुख अंग है। दोस्तों भोजन का एक प्रमुख अंग पूछा जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? कौन सा पदार्थ दोस्तों मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। याद रखिएगा ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कैप्सूल का आवरण बना होता है। दोस्तों कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? यह बना होता है दोस्तों स्टार्च का बना होता है। कैप्सूल का अगर आवरण आपसे पूछा जाए तो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता शहद का प्रमुख घटक है। दोस्तों
शहद का प्रमुख घटक हो जाता है फ्रुक्टोस। क्या होता है? फ्रुक्टोस हो जाता है। अगर ग्लूकोज का बात किया जाए तो इसका अनुसूत्र होता है C6H12O6 दोस्तों, यह होता है आपको ग्लूकोज का अनुसूत्र। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? इनमें से कौन है? तो ग्लूकोज है। ऑप्शन दोस्तों डी है इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए साथियों, कहता शहद में मुख्यतः होते हैं, शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दोस्तों अगर प्रोटीन का बात किया जाए तो प्रोटीन के कमी के कारण मेरास्मस और क्वाशियरकोर नामक बीमारी हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। इनमें से दोस्तों सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है उसको आपको चुनना है। कार्बोहाइड्रेट देखिए दिया गया है आपको ऑप्शन ए में, तो कार्बोहाइड्रेट दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको ग्लाइकोजेन के द्वारा, ग्लाइकोजेन ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखियो, अगला प्रश्न देखिए साथियों, कहता है एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? साथियों इस प्रश्न का उत्तर कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन डी में दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है लंबे समय तक कहता कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। इसका उत्तर बताइए दोस्तों। ऑप्शन कहता है ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, पेशी तंतु की थोड़ी बहुत टूट फूट, कहता है ग्लूकोज का अवक्षय, कहता लैक्टिक एसिड का संचय। दोस्तों इसका सही जवाब किस विकल्प के साथ लॉक हो जाएगा? विकल्प डी के साथ। लैक्टिक अम्ल के जमा होने से साथियों शरीर थकान महसूस करता है। लैक्टिक अम्ल का सूत्र अगर पूछा जाए तो C3H6O3 बोलिएगा। साथियों दूध और दही में कौन अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो प्रोटीन दोस्तों सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता पीत ज्वर किसके द्वारा संचारित किया जाता है? किसके द्वारा दोस्तों संचारित किया जाता है? अगर पीत ज्वर का बात किया जाए तो एडिज हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन संख्या 88। कहता मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत दोस्तों गाजर होता है। विटामिन ए का अगर केमिकल नाम पूछा जाए तो रेटिनॉल बोलिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी निकल जाता है। तो ऑप्शन दोस्तों बी में दिया गया है विटामिन सी। विटामिन सी को बोला जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल बोला जाता है। इसका प्रमुख स्रोत अगर पूछा जाए तो आंवला दोस्तों इसका प्रमुख स्रोत हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है विटामिन बी की कमी से पुरुष में होता है। विटामिन बी की कमी से कौन रोग हो जाता है? तो दोस्तों बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी नामक रोग, विटामिन डी की कमी के कारण साथियों रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता है पीलिया एक प्रतीक है। दोस्तों पीलिया एक किसका बीमारी है? पीलिया अगर आपसे पूछा जाए तो यकृत की बीमारी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि बोला जाता है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। थायराइड का बात किया जाए दोस्तों, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह गले में पाया जाता है यह ग्रंथि। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है चेचक के प्रति टीकाकरण में कहता है समावेश किया जाता है। साथियों इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? जीवित प्रतिरक्षियों का ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न कहता है शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है तो कौन है दोस्तों? तो कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं।
कहता मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है। कौन विटामिन का प्रयोग होगा, तो विटामिन ए का प्रयोग होगा। दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न कहता सनशाइन विटामिन है। सनशाइन विटामिन डी को बोला जाता है। विटामिन डी दोस्तों एक प्रकार का हार्मोन भी है। अगर पूछा जाए कौन विटामिन को हार्मोन बोला जाता है, तब विटामिन डी को हार्मोन बोला जाता है। अगला प्रश्न कहता है साथियों, प्रश्न कहता है आपको ईसीजी है। साथियों ईसीजी का आपसे पूरा नाम पूछा जा रहा है। इसका पूरा नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो जाएगा ईसीजी का पूरा नाम। दोस्तों ईसीजी किससे संबंधित होता है, यह हृदय से संबंधित होता है। एक होता है दोस्तों ईईजी, एगो क्या होता है ईईजी होता है, याद रखिएगा। इसका होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम होता है इसका पूरा नाम। यह मस्तिष्क से संबंधित होता है। प्रश्न कहता है इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं। इबोला शब्द से कहता है आप क्या समझते हैं, तो पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप, ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता प्राण घातक बीमारी इबोला उत्पन्न करने वाला कारक कौन है। फफूंद, परजीवी, विषाणु और जीवाणु दिया गया है, तो विषाणु हो जाएगा। ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के काफ़ी महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को डिस्कस किए, जो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।